टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। और मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट मास्टर क्लास होगी, क्योंकि आज से हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की, जो रीसेंट फाइनेंस एक्ट 2021-2022 यानी जो फेडरल बजट प्रेजेंट हुआ उसके बाद जो टैक्स लॉ में चेंजेस हुई हैं, और 1 जुलाई 2021 यानी 1 जुलाई 2021 से जो टैक्स का कानून बन चुका है वो इस वक्त आपके सामने। और ये पूरा ऑर्डिनेंस है, जिसका मतलब है इसमें 240 सेक्शंस हैं, और उसके अलावा फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल्स यानी रेट्स, एग्जाम्पशन। तो इस सारे से हम गो थ्रू होते जाएंगे। जो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो रेड में आपको नज़र आएंगी यहाँ पे। और उसके अलावा आपको पूरा कानून जो है, मेरा ख्याल है कि मल्टीपल पार्ट्स बनेंगे इसके, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इनकम टैक्स लॉ की, जब आप ये सारे पार्ट्स देख लेंगे। और ये जो लॉ है 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। इसका मतलब है अगले साल जब टैक्स ईयर 2022 ख़त्म होगा 30 जून 2022 को, तो उसके बाद जो टैक्स रिटर्न फाइल होगी वो इस कानून के मुताबिक होगी। अगर आप जो है इस साल की रिटर्न्स अब फाइल करना शुरू किए हैं, तो उसकी जो कानून है वो कानून है जो 30 जून 2021 तक एप्लीकेबल था। अब जो चेंजेस डिस्कस हो रही हैं वो आपके इस साल को और अगले साल की टैक्स फाइलिंग को अफेक्ट करेगी। तो बात करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो इस साल से रिलेटेड है तो वो भी मैं इस वीडियो में करूँगा। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले वो बताता है कि जी ऑर्डिनेंस का नाम क्या है, पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है और 2001 के बाद से स्टार्ट है। फिर डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस का मकसद है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि क्या बात हो रही है, क्योंकि टैक्स एग्जैक्ट वर्ड से लगाया जाता है, एग्जैक्ट पर्सन पे और एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन पे लगाया जाता है। कोई भी अगर उसमें एम्बिग्विटी हो तो फिर नहीं होता। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की डेफिनेशन है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की डेफिनेशन में अप का वर्ड जो है ना ऐड किया गया है और दूसरा वर्ड चेंज किया गया, इसलिए ये रेड में है। तो ये पहली डेफिनेशन है। फिर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट दूसरी डेफिनेशन है जो बताती है, और इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह का भी जिक्र है कि वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। अमलगमेशन कहते हैं जब दो कंपनीज मिलती हैं, और उसके अंदर जो ये रेड वर्ड आप देख रहे हैं, तो फाइनेंस एक्ट 2021 ने इस तरह किया, जहाँ जहाँ भी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था उसको रिप्लेस कर दिया कंपनीज एक्ट 2017 से, जो अच्छी बात है। तो ये डेफिनेशन है, इसके अंदर ये चेंजेस आई हैं। आगे चलते हैं और डेफिनेशंस। फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल कौन सा होता है, अप्रूव्ड ग्रेजुटी फ़ंड, अप्रूव्ड एन्यूटी फ़ंड। जो लोग कॉल करके या कमेंट करके पूछते हैं कि जी हमारा ग्रेजुटी फ़ंड या हमारा वो एग्जाम्प्ट है, तो याद रखें कि जो जो भी ग्रेजुटी फ़ंड्स एफपीआर के साथ अप्रूव्ड होंगे 6 स्केड्यूल के प्रोसेस के मुताबिक, तो उनमें उनको तो मैक्सिमम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड होंगे, जैसे कुछ प्राइवेट इदारों में होते हैं, तो उस पर टैक्स होता है। तो ये अब आपने देखना है कि आपके एम्प्लॉयर ने एफबीआर के साथ रजिस्टर करवाया हुआ है कि नहीं ग्रेचुटी फ़ंड को, और उसमें से कितना पोर्शन जो है। ग्रेचुटी फ़ंड वो होता है जो एम्प्लॉयर अपनी खुशी से आपको रिटायरमेंट पे देता है। तो ये आपने देखना होगा। अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्सेबल होगा, अगर रजिस्टर्ड है तो वो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा, और अगर गवर्नमेंट का है तो वो तो टोटली एग्जाम्प्ट होगा। इसी तरह एन्यूटी प्लान वगैरह ये सब डेफिनेशंस हैं। लेकिन यहाँ मकसद समझाने का ये है कि इन सारों को डिफ़ाइन किया गया है कि ये कौन से प्लान्स हैं, क्योंकि जब ये पेमेंट आपको मिलती है पेंशन फ़ंड से, तो अप्रूव पेंशन फ़ंड से मिलेगी, तो वो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट फ़र्क होगी। इसी तरह अप्रूव्ड जो है ऑक्यूपेशनल सेविंग, सुपर एनुएशन फ़ंड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, असेसमेंट की डेफिनेशन है। फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसको आप जहाँ पर आप पैसे देते हैं वो आगे एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। एसेट मूव की डेफिनेशन है ऑफशोर एसेट्स के हवाले से। तो ये सब डेफिनेशंस है, लेकिन ये पिछले साल भी ये सब डेफिनेशंस मौजूद थी, इसलिए ये सब ब्लैक में है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन, बैंकिंग कंपनी क्या होती है, बोर्ड से क्या मुराद है, पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू,
बोनस शेयर्स किसको कहते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन शुरू से इस टैक्स लॉ में मौजूद है और इससे पहले 1979 और उससे बिजनेस कहते हैं जब आप कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, वोकेशन करते हैं, या चाहे फुल टाइम करें या एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर या पार्ट टाइम करें। तो जब जो है आईटी फ्रीलांसर्स वगैरह जो हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो कहते हैं कि जी हम बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, तो टैक्स लॉ के मुताबिक बिज़नेस की डेफिनेशन में प्रोफेशन है। तो अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आप प्रोफेशन को से जब जब पैसे कमाएंगे तो बिज़नेस इनकम होगी, वो फॉरेन इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं होगी। तो इस तरह करके डेफिनेशन आपको हेल्प करते हैं कि आपने किस तरीके से टैक्स लॉ को फॉलो करना है या टैक्स लॉ आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैसे फॉलो करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो पूछा जा रहा है पिछले एक हफ्ते से कि जी बिज़नेस बैंक अकाउंट अब रखना ज़रूरी है। तो हाँ जी बिल्कुल, बिज़नेस बैंक अकाउंट की डेफिनेशन क्लॉज 10A ऑफ सेक्शन 2 में ऐड कर दी गई है। बिज़नेस बैंक अकाउंट का मतलब है कि एक बैंक अकाउंट जो यूटिलाइज किया जाए टैक्स पेयर की तरफ से अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, और उसको डिक्लेयर किया जाए फॉर्म 181 पे कमिश्नर को कि ये जो है मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट है। तो इस बात का ये मतलब है कि अब जितने लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं, और फिर मैं यहाँ दोबारा से बिज़नेस की डेफिनेशन बता दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो ऑनलाइन काम करते हैं। तो ऑनलाइन जो काम भी आप करते हैं या तो आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री की वजह से कर रहे होते हैं, या आपका एक्सपीरियंस होता है तो उसको कॉमर्स में कहते हैं, या आप ऑनलाइन अगर फेसबुक के थ्रू कुछ बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो वो ट्रेड में आएगा। वोकेशन कहते हैं जो सेमी टेक्निकल वो होती हैं, जैसे आप वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, फुल डिग्री नहीं होती, जैसे इंजीनियरिंग ना हो, लेकिन अगर आपने वेल्डिंग का या जो है गीज़र का या प्लम्बिंग का कोई कोर्स किया हो तो वो, तो ये सारे बिजनेसेस चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ये सब बिजनेस में आएंगे। इसलिए सब लोग जो ये काम कर रहे हैं और अभी भी शायद सोचते हो कि जी हम तो बिज़नेस नहीं कर रहे, एक तो उनको क्लियर होना चाहिए कि ये वो बिज़नेस कर रहे हैं अगर वो किसी किस्म का भी ट्रेड, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन कर, और अब उनके लिए बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। और बिज़नेस की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं उन्होंने इस बिज़नेस बैंक अकाउंट में शो करनी है। और इसका तरीका इस तरह होगा कि एक तो आयरस में 181 जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके अंदर बिज़नेस बैंक अकाउंट एंटर करना ज़रूरी होगा, बिज़नेस का एड्रेस एंटर करना ज़रूरी होगा, बिज़नेस के बिल्स और रेंट डीड वगैरह एंटर करनी है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स एंटर करने होंगे, और माई प्रोफाइल पे भी जाके बिज़नेस में अपना बिज़नेस नेम और बिज़नेस बैंक अकाउंट एंटर करना होगा। तो दो जगहों पर आपको करना होगा। तो ये नई अमेंडमेंट है और ये इसलिए गवर्नमेंट ने की है ताकि जो शख्स भी बिज़नेस क्लेम करे वो ये ना हो कि फिर कहे कि जी ये तो मेरा इंडिविजुअल अकाउंट था, इसमें मुझे कमेटी के पैसे भी आए और मेरे भाई ने मुझे उधार भी दिया। बिज़नेस का बैंक अकाउंट आपने सेपरेट रखना है, और आपने अपनी पर्सनल डीलिंग जो है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हों, उसी बिज़नेस के मालिक हों, चाहे पार्टनर हो किसी पार्टनरशिप बिजनेस में, या कंपनी हो, और आप जो है क्या कहते हैं आपके सेपरेट बिजनेस बैंक अकाउंट्स होंगे, आप जो है क्या कहते हैं पर्सनल बैंक अकाउंट को सेपरेट करना, और इसमें आप ही का फ़ायदा है अगर आप इस बात को समझते हैं। फिर ये कंपनी, कमिश्नर, इन सारे लोगों की डेफिनेशंस जो पहले से मौजूद हैं। अखबारों में इस अमेंडमेंट का ये जो है क्लॉज 13AA में कंसीलमेंट ऑफ इनकम, टैक्स लॉ मैंने आपको बताया कि बहुत एग्जैक्ट लॉ होता है, हर चीज़ उसमें बड़ी क्लियरली डिफाइंड होती है, और हर एक ट्रांजैक्शन को बताया होता है कि ये चीज़ लीगल है, ये चीज़ इलीगल है। तो यहाँ टैक्स लॉ में फाइनेंस एक्ट 2021-22 से 1 जुलाई 2021 से डेफिनेशन ऐड कर दी गई है कंसीलमेंट ऑफ इनकम। कंसीलमेंट कहते हैं छुपाने को, इनकम से यहाँ मुराद है जितनी किस्म की भी यहाँ इनकम है, चाहे बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ट्यूशन से आपने कमाए हैं, ऑनलाइन कमाए हैं, जैसे भी। अगर आप कंसीलमेंट से मुराद ये है, इंक्लूड्स का मतलब ये है कि ये चीज़ें शामिल होगी। सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट लाइबल टू टैक्स इन होल और इन पार्ट, और फेलियर टू डिस्क्लोज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। एक तो आप अपनी टैक्स रिटर्न में जब कोई इनकम लिखें, सपोज करें आपने सैलरी ली या बिजनेस से इनकम कमाई, तो आपने कहा कि यार मेरे बैंक अकाउंट में जितने पैसे आए वो तो मैं शो कर देता हूँ, लेकिन कैश में जो मैंने पैसे बिजनेस में लिए
वो मैं नहीं शो करता, तो उसको कहते हैं सप्रेशन। इसी तरह आपने कोई प्लॉट बेचा, आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा और उससे आपको इनकम हुई, वो टोटली आपने जो है ना शो नहीं की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, क्योंकि कैश डीलिंग आपने की, अगले बंदे ने भी आपको कैश दिया, आपने शायद वो वेल्थ स्टेटमेंट भी शो नहीं की थी, तो वो अगर टैक्स वालों को पता चलता है तो वो कंसीलमेंट ऑफ इनकम होगी। क्लेमिंग एनी डिडक्शन और एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर्ड। टैक्स लॉ में बिजनेस इनकम में से, कैपिटल गेन के हेड में से, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से मुख्तलिफ एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एक्सपेंस जो आपने पे ही ना किया हो, जैसे आपके 5 एम्प्लॉयज़ हों लेकिन आप 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्लेम करें, तो वो जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं जो आप वैसे क्लेम कर रहे हैं उनकी सैलरी जिनको आपने पे नहीं किया, तो वो एक्सपेंडिचर वो भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम में आएगी। इसी तरह एक सेक्शन है 111 जिस पे हमने वीडियोस बनाई हैं, जो बताता है कि आपकी कोई एनी एक्ट रेफर टू सबसेक्शन 1, यानी कि वो भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम में आएगा, जहां पर आपको जवाब ना दे सकें कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने की है इसके पैसे कहाँ से आए या ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट हुए, अनएक्सप्लेन्ड इनकम। उसके अलावा क्लेमिंग ऑफ एनी इनकम और रिसीट एज एग्जाम्प्ट विच इज़ अदरवाइज टैक्सेबल। ये बड़ा सीरियस चीज़ है कि बहुत सारे लोग एग्जाम्प्ट इनकम के तहत अपने बिजनेस को शो करते हैं, बाद में जो है पता चलता है कि नहीं, उनकी इनकम जो थी, चाहे वो बिज़नेस थी या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, वो एग्जाम्प्ट नहीं थी। तो अगर आप एग्जाम्प्ट क्लेम करेंगे तो वो कंसीलमेंट ऑफ इनकम में आएगा। और यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐड की है। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लेरिफाइड that none of the above acts would constitute concealment of income unless it is proved that a taxpayer has knowingly and willingly committed these acts। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि कभी कभार होता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न खुद फिल करते हैं और आपको पता नहीं होता कि ये मैं इनकम फॉरेन इनकम में लिख दूं, एग्रीकल्चर में लिख दूं या ये सैलरी में लिख दूं। अगर आपसे गलती हो जाती है, आप अमाउंट सही है, आपने इनकम है, आप डिक्लेयर भी करना चाह रहे हैं, उस पर आपने टैक्स भी पे किया है या आप उसकी एग्जाम्पशन क्लेम करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसे गलत टैक्स रिटर्न के गलत खाने में फ़ाइल कर देते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट के गलत खाने में लिख देते हैं, तो वो चीज़ कंसीलमेंट नहीं होगी। जहाँ पता चलेगा कि आपको पता था कि ये इनकम टैक्सेबल है, लेकिन जानबूझ के आपने इसको जो है ना एग्जाम्प्ट के खाने में डाला था, तो वहाँ पर आपको फिर इसकी पेनल्टी भी होगी। यहाँ तो उन्होंने सिर्फ वो ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन की है जो कंसीलमेंट ऑफ इनकम में आ रही है, यानी कंसीलमेंट ऑफ इनकम से क्या मुराद है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस अगर आप करेंगे और जानते हुए, नोइंगली और अपनी मर्ज़ी से, विलफुली, तो करें। इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल ये दे सकता हूँ कि 2017 से ऑनवर्ड्स जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं और पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उन पर गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स जो हैं उसको एग्जाम्प्ट में शो करके उस पर टैक्स पे नहीं करे। तो कल को ऑडिट में अगर वो चीज़ सामने आती है और फिर जो है उसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि जी ये तो बहबूद सर्टिफिकेट था, और पता चलता है कि जी आपको पता था कि इस पर 10% टैक्स है लेकिन आपने जानबूझ के एग्जाम क्लेम किया, तो ये जानते बूझते आप कह सकते हैं कि एक कंसीलमेंट ऑफ इनकम होगी और फिर उसकी सज़ा भी होगी। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास में, आप देख रहे हैं पार्ट 1, जहां हम मुख्तलिफ इस वक्त डेफिनेशन वाले सेक्शन पे हैं और डिफरेंट डेफिनेशंस जो ब्लैक में वो ऑलरेडी लॉ में मौजूद हैं। यानी डिविडेंड से क्या मुराद है, डिविडेंड की डिफरेंट किस्म की टाइप्स, जहाँ जहाँ भी कंपनी ऑर्डिनेंस का जिक्र था वहाँ कंपनीज एक्ट का रिप्लेस कर दिया, अच्छा कर दिया उन्होंने कि कानून को क्लियर कर दिया, उसको क्लैरिफाई कर दिया। फिर इसी तरह एलिजिबल पर्सन, एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि इसी के बेस पर आपका ऑनलाइन बिजनेस होता है। फिर एम्प्लॉय कौन होता है, एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब है गुड्स विच आर सप्लाइड इन रिटेल मार्केटिंग एज पर डेली डिमांड ऑफ कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग ड्यूरेबल गुड्स, तो खाने पीने, डेयरी प्रोडक्ट्स और इन सारों का वो है। फिर ये डेफिनेशन फ़ी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, ये चूँकि पिछले सालों में टैक्सेबल बनाई गई थी तो ये डेफिनेशन ऐड की गई थी। तो जितनी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं,
तो उन सब से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि उन चीज़ों के बारे में या तो टैक्सेशन हो रही है या उनको टैक्स से फ्री एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन में और कानून में उस चीज़ का जिक्र होना चाहिए, इनकम की डेफिनेशन वगैरह मौजूद है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और जो जो भी नई डेफिनेशंस आई हैं, फ़िलहाल चूँकि डेफिनेशंस सेक्शन 2 देख रहे हैं, वहाँ से आपको आइडिया होगा। अब कुछ एडिशन हुई है इसमें, और ये क्या डेफिनेशन है जी? ये डेफिनेशन शुरू होती है जी रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मीन्स। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को चूँकि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को एग्जाम्पशंस हैं या उन पे टैक्स रेट्स कम किए गए, तो कहा गया है कि जो जो भी बिज़नेस ये कंडीशंस पूरी करेगा कि वो पाकिस्तान में सेटअप हुआ है और वो एम्प्लॉय करेगा 10 से या उससे ज़्यादा लोग या 20 लोग, और वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होगा या शिप बिल्डिंग में, और इस तरह करके, तो साथ में डेट दिए कि फर्स्ट डे, और फिर इसमें ऐड किया एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ऑपरेटिंग अंडर द लाइसेंस ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में डाल दिया गया, और जो भी टैक्स रूल्स उन पे अप्लाई होते हैं या जो एग्जाम्पशंस हैं वो फिर उनको भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स को टैक्स लॉ में लाया जा सकता है या उसको जो है मज़ीद क्लैरिफिकेशन दी जा सकती है। चूँकि इस दफ़ा आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस चीज़ों पे गवर्नमेंट का बड़ा एम्फेसिस है, जिसका ये मतलब नहीं है कि उन पे टैक्स लग गया, लेकिन क्लैरिटी लाना मकसद है ताकि बहुत सारे बिजनेसेस उसकी बिना पर बिला वजह टैक्स यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, और बिजनेसेस जिनका ताल्लुक शायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नहीं था लेकिन वो चूंकि अपनी वेबसाइट बनाते थे या अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना के थ्रू सेलिंग करते थे या मार्केटिंग करते थे, तो वो भी वो बेनिफिट्स ले रहे थे जो प्योरली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी कंपनीज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो है ना कर रही हैं। तो ये डेफिनेशंस इंक्लूड की गई है। ये एक जो क्लॉज 133 है उसमें भी शामिल थी, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये क्या कर रही है, और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने लोग हैं और जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सब लोग आते हैं, उनसे रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कर रहे हैं तब भी, सिस्टम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वेब डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब होस्टिंग कर रहे हैं, एंड नेटवर्क डिज़ाइन करें। और चूँकि डेफिनेशन में इंक्लूड का वर्ड है, इसका मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट और भी इस तरह की चीज़ें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती हैं वो भी इस डेफिनेशन में शामिल हो सकती है। तो अपने कंसल्टेंट से, टैक्स दोस्ती टीम से आप पूछ सकते हैं इस डेफिनेशन का एग्जैक्ट मतलब अपने बिजनेस के लिए। ऑनलाइन अगर आप एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं कुछ, तो वो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। या फिर वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूड कॉल सेंटर का इनबाउंड और आउटबाउंड, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, अकाउंटिंग सर्विसेज, एचआर, टेलीमेडिसन, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज भी हैं, डेटा स्टोरेज सर्विसेज, लोकली प्रोड्यूस टेलीविज़न प्रोग्राम्स एंड इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह। तो लोकली प्रोड्यूस टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका मतलब है कि फिर आप यूट्यूब के ऊपर, अगर आप यहाँ तो लोकली प्रोड्यूस टेलीविज़न प्रोग्राम्स की बात हुई है, लेकिन फिर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो कंटेंट आप उस पर प्रोड्यूस कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आ सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ अब फाइनली कानून के मेन पार्ट में जो है ना इनको डिफ़ाइन कर दिया गया है, और इंक्लूड का वर्ड है, इसका मतलब है कि और भी जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज लोग काम कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकता है। वही बात है कि प्रोफेशनल हेल्प लेकर आप अपने बिजनेस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इस डेफिनेशन से टैक्स फ्री हुआ है कि नहीं, वो यहाँ नहीं लिखा, वो आने वाले आगे जो सेक्शंस हैं जहाँ पे का टैक्स चार्ज होता है, टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, टैक्स एग्जाम्पशंस जहाँ पे दिए हैं वहाँ से पता चलेगा कि ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट है कि टैक्स बोले हैं। वैसे ये टैक्स एग्जाम्पशन से हट के सिस्टम 24 मार्च 2021 के बाद
टैक्स क्रेडिट पे चला गया, जिसका मतलब है वो अभी भी टैक्स तो नहीं पे करना, लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करें। तो आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास पार्ट 1, और हम एक जो है ये एक स्पेशल टैक्स मास्टर क्लास है। उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट मंथ तक, तो हम फिर एफ बी आर आइरिस लाइव शो स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे डे टू डे टैक्स फाइलिंग 2021 के हवाले से बात करेंगे। जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेरीज हैं, जो टैक्स रिटर्न में मुख्तलिफ डेटा फिल करना है, फ़िलहाल हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक देखेंगे। इस वक्त हम जो है ये डेफिनेशंस देख रहे हैं, और अगले पार्ट में भी हम यहाँ से जो है ना जहाँ पे रोकेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है, और नॉन प्रॉफिट के लिए अलग से रजिस्टर होना होता है। नॉन प्रॉफिट भी टैक्स क्रेडिट के बेस पे चलती है, टैक्स नहीं पे करना होता, लेकिन नॉन प्रॉफिट्स को टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी होती है। तो ये मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई और जो है आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे पार्ट 2 में मुलाकात होगी। हम इस वक्त डेफिनेशंस पे ही हैं, और जो जो पोर्शन रेड में आपने देखा है, ये वो चेंजेस हैं जो इस साल इंट्रोड्यूस हुई हैं। और इस साल जब आप अपनी टैक्स रिटर्न अगले साल फाइल करेंगे या इस साल विद होल्डिंग करेंगे, तो इन रूल्स को इस हालत में जिस तरह आप देख रहे हैं इन वीडियोस पे आपको करना पड़ेगा। आपसे होगी नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात। थैंक यू वेरी